बताइए क्या सवाल। चलो एक दो सवाल और लगाओ। सवाल समझ में आ गए हैं? अरे बेटा समझ में आ गया है प्लीज़। चलो चलिए फार्मूले रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो डेविएशन का क्या फार्मूला है? आई प्लस ई माइनस। अच्छा ये एक जनरल फार्मूला है, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं। दूसरा, प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2। R1 क्या होता है यहाँ पे? R1 क्या है? पहली सरफेस का रिफ्रैक्टेड एंगल। और R2 क्या है? इंसिडेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम डेविएशन? 2i माइनस a। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? I बराबर e, R1 बराबर, सो a इज इक्वल टू, सही है? ओके। और कुछ लिखा था? और म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन डेल मिन प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इतना ही था ना? ये सारे फार्मूले, दो केसेस तो स्पेशलाइज्ड हैं, एक मिनिमम डेविएशन के लिए ये दोनों अप्लाई होंगे, और ये क्या होगा? एक जनरल फार्मूला। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, सवाल है हमारा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन a 60 degree, on 60 degree prism, on 60 degree prism in minimum deviation, in minimum deviation position, in minimum deviation position, full stop. Calculate the angle of refraction. Calculate the angle of refraction at first phase. As first phase. Angle of refraction at first phase. करिए। एक रे लाइट आ रही है कितने डिग्री वाले प्रिज्म पर? 60 डिग्री पर, जो किस डेविएशन में है? मिनिमम। ये 60 डिग्री क्या दिया हुआ? ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और किस कंडीशन में है वो? सही है ना? हमसे कहा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ फर्स्ट फेज, बता सकते हो? बहुत बढ़िया, 30 डिग्री, क्योंकि कंडीशन किसकी है? मिनिमम डेविएशन की है। तो जो R1 होगा वही क्या होगा बेटा? घर जाके बनाया था? एंड दिस इज कॉल्ड ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? R1 प्लस R2 इन मिनिमम डेविएशन। R1 बराबर विच इज इक्वल टू R, सो ए इज इक्वल टू 2R। बोलो ये कितना था? 60 डिग्री। 2 इंटू R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 30। ये 30 डिग्री R1 है, R2 है, दोनों हैं, ये दोनों हैं, दोनों ही 30 डिग्री के डेविएशन। सही है ना? तो इन मिनिमम डेविएशन R1 बराबर क्या हो जाता है? R2। तो अगर प्रिज्म एंगल कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री। आधा कर दो, R1 और R2 की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। तो देखो दोनों तरह के सवाल हैं। कभी कभी क्वेश्चंस, ज़्यादातर सवाल ओवर 90% ईजी है, वो डायरेक्टली फार्मूले पे बेस्ड है। आप बोलेगा मिनिमम डेविएशन है, या नॉर्मल बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म बता दो, तो वो आसानी से हो जाएगा। कहीं कहीं एक दो सवालों में आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? अप्लाई कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, डरिए मत। चलिए आगे बढ़िए। एक नोट लगाइए थोड़ा सा, एक नोट लगाइए। ठीक, एक छोटा सा नोट लगाइए। ये हमारे बहुत काम का नोट है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट में से एक नोट।
देखो नोट क्या है, मान लो मेरे पास एक सरफेस हो, एक मिरर हो, क्या हो बेटा, मिरर समझते हो? मिरर का काम होता है रेज को क्या करना, रिफ्लेक्ट करना। अगर कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में, ऐसा नहीं होगा कि मिरर को क्रॉस करके रे दूसरे माध्यम में चली जाए। अब देखिए, सपोज करिए एक रे ऐसे आती है, तो नॉर्मल से कितने डिग्री पर आ रही है? बिल्कुल गलत बात है, ये ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। नॉर्मल इज़ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है और अगर कोई रे सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही हो तो किसके अलॉन्ग होगी? नॉर्मल। सही है ना? तो क्या ये नॉर्मल के अलॉन्ग आई है और सरफेस के, आप याद कर लो, आप कहीं लिख लो कि अगर कोई रे सरफेस के परपेंडिकुलर आती है तो वो नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही होगी? 0 डिग्री का बना रही होगी। बोलो, अगर कोई रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस आई अलॉन्ग द नॉर्मल, वापस अपने पाथ को क्या करेगी? रीट्रेस करेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अगर सरफेस पर 90 के एंगल पर पड़ गई तो वापस जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते से जाएगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है सीधा आई थी, सीधा से मतलब नहीं है, मतलब है जिस रास्ते से आई। जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है? प्रिज्म। मैंने प्रिज्म की एक सतह को सिल्वर कर दिया, ये सिल्वरिंग का साइन होता है। सिल्वरिंग का मतलब क्या होता है? आपने उस सतह को किस में कन्वर्ट कर दिया? मिरर में। तो जब हम किसी भी ग्लास को सिल्वर कर देते हैं, हम उसको मिरर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसमें रिफ्रैक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, अब उसमें क्या होगा? अब उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। देखिए, सपोज करिए रेज ऐसे आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। रे कुछ इस तरह से गई कि वो सरफेस से कैसे पड़ी है? परपेंडिकुलर। बोलिए क्या होगा? वापस से जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने सीधे रास्ते को रिट्रेस नहीं करेगी। जैसे हम मुड़ के आई थी ना, तो जिस रास्ते से आई है बिल्कुल उसी रास्ते पर जाएगी। ऐसे आएगी सीधा, डिफ्रैक्शन करेगी और इसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। तो अगर कोई कभी एक सवाल, क्योंकि नीट में 2 बार सवाल पूछा गया है, प्रिज्म का सवाल है, क्या दे देंगे आपको? सिल्वरिंग दे देंगे। आपसे कहेंगे फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट रेज रिट्रेस इट्स पाथ। ये सवाल पूछेंगे हमसे कि बताइए अगर रे अपने पाथ को रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर ले रही है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? क्या ये R1 है? पहली सतह का रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉर्मल से जो एंगल बना रही है जो रे, दिस इज कॉल्ड R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? फिर गलती करोगे, ये नॉर्मल है ना दूसरी सतह का, जब रेज पड़ी है तो कैसे पड़ी है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस अलोंग द नॉर्मल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? 0। अबे R2 किसके साथ एंगल है? सेकेंड सरफेस के नॉर्मल के साथ। रे कैसे आ रही है सेकेंड सरफेस पर? अलोंग द नॉर्मल। तो R2 की वैल्यू क्या हो गई? आपको इससे एंगल बनाना है, ठीक है ना? ये आपका रेफरेंस है जिससे आप एंगल बनाना चाहते हैं। कोई रे ऐसे ही आ जाए, कितना एंगल बना रही है? कोई ऐसे चली जाए, कुछ एंगल होगा, लेकिन अगर ऐसे आ जाए इसके नाम 0। तो अगर कोई रे, लिख लो कॉपी में, अगर कोई रे, साला सब बार बार एक ही बात बोलोगे, अगर, हिंदी में लिखिए, अगर कोई रे सरफेस के परपेंडिकुलर, या इसी को क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल के अलोंग, दोनों एक ही बात है, नॉर्मल के अलोंग आ रही हो तो वो रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को, बहुत बढ़िया बेटा, रिट्रेस कर लेती है। इसको लिख लीजिएगा। तो पहले आप दोनों ये बनाइए, उसके बाद वो लिखिए, और फिर मैं इस पर आपको सवाल करवाता हूँ जो कि नीट में पूछा गया। फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखिए।
मैंने क्या लिखा है फिर बोलो। मैंने बोला है अगर कोई रे सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल के अलोंग आ रही हो तो वो रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो ऐसे रेस पड़ जाए तो ये मत बोलना एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 90। जो 90 तुम्हें दिख रहा है वो किसके साथ दिख रहा है? वो सरफेस के साथ। तो वो हमारा एंगल नहीं होता। हमारा एंगल हमेशा, तो ऑप्टिक्स में जो भी रेफरेंस है वो सरफेस नहीं है, क्या है वो? ये भी कहीं लिख लो कि जब भी एंगल देखते हैं हमेशा नॉर्मल से देखते हैं, ना कि सरफेस से। इस पर 2 छोटे छोटे सवाल हैं जो नीट में पूछे गए हैं, उनको करते हैं, है ना? आसान है, पढ़ाई करिए। नीट टफ एग्ज़ाम नहीं, बस आपके पढ़ने पे है। चलिए, तो ये भी बना लीजिएगा, जब भी सेकंड सरफेस पे अलोंग द नॉर्मल आएगी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 ऑलवेज 0। तो A बराबर आपको क्या मिला था? बोलो बेटा। A बराबर मिला था R1 प्लस R2। कौन सा टर्म 0 हो जाएगा? तो A बराबर तुम्हें यहाँ से क्या दिखेगा? R1। तो A अगर 60 है तो R1 भी 60 होगा। A 30 है तो R1 भी 30। तो जो वैल्यू A की होगी वही वैल्यू हमारे R1 की होगी। ठीक है ना? चल सवाल लिखिए। नीट का सवाल है, देखते हैं करके। बोले सवाल, लिख ले इसको। चल छोटा करते हैं इसको ताकि मुझे स्पेस मिल सके। ठीक है, लिखिए। रे इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, रे इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, रे इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म ray incident on a prism and retrace its path and retrace its path retrace its path after reflection of second surface, after reflection of second surface. Find the angle of incident, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कहानी है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2 टाइम। उन्होंने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसा भी सवाल पूछेगा कि हाँ वो दिया है आपको, फिगर बना के देगा, सवाल में फिगर बना के देगा। नीट का ही सवाल है, फिगर बना के देंगे जब भी देंगे। और अगर फिगर नहीं बना के देंगे तो सब फिर स्पेसिफाई कर देंगे प्रिज्म एंगल इतना है। कितना आएगा? 30 तो नहीं आना चाहिए, 45 आएगा, 30 नहीं आएगा। मैंने R1 की वैल्यू थोड़ी पूछी है। मैंने क्या पूछा है? फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई पूछा है ना। आओ, अगर ये 90 है तो R2 की वैल्यू क्या हो गई? तो A बराबर क्या बचा सिर्फ? बोलो बेटा R1। क्या ये R1 है? A कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू R1। क्या R1 बराबर 30 डिग्री आ गया? आप क्या लगा दो? स्नेल्स लगाओ, 2 सरफेस के अक्रॉस, 2 मीडियम के क्रॉस। बोलो, यहाँ बोलो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R। सही है? अरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम में एंगल, दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव, दूसरे माध्यम का एंगल, साइन आई √2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन R1? साइन 30। तो √2 इंटू, आप सॉल्व करना कितना आ जाएगा?
1 √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, 1/√. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? क्योंकि साइन आई की अगर वैल्यू 101/√2 है तो एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री. लिख लीजिए. इसका मतलब कुछ बातें फिक्स हो गई. फॉर रिट्रेस इट्स पाथ R2 ऑलवेज इक्वल टू 0. सेकेंड सरफेस से रिट्रेस करें तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R1 के. आप फिर क्या लगाएंगे? स्नेल्स. आपको जो ज़रूरत है, एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए तो वो निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो वो निकालिए. 2 ही सवाल हैं आपके पास. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए. ये भी नीट में पूछा गया. मिरर के तो सवाल नहीं किए होगे तुम लोग. कर लिए थे. मिरर पढ़ाया कहाँ था मैंने? फिर भी कर डाला. चल लिखिए सवाल. एंगल ऑफ इंसिडेंट. सवाल लिखिए. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 2 टाइम्स ऑफ. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट is 2 times of prism angle. If angle of incident is 2 times of prism angle and ray retrace its path after second surface and ray retrace its path after reflection from second surface, retrace its path after reflection from second surface. Find refractive index of medium of prism. Find refractive index of medium of prism. मैंने बोला है if angle of incident is 2 times of prism angle. ठीक है ना? और फिर क्या बोला? And ray retrace its path after reflection from secant surface. Find refractive index of medium of prism. प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिगर बना सकते हो, जो कहा गया है बना लीजिए. रे ऐसे लेके आई. ये रफ डायग्राम हमेशा आपको आना चाहिए बनाना. सवाल कोई भी हो, डायग्राम हमेशा ऐसे बने. तो ये सिल्वरिंग गई होगी बेटा यहाँ. अरे बोलो ना. ओके. रे इस तरह से गई होगी कि सेकंड सरफेस पर कैसी पड़ी होगी? परपेंडिकुलर. दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज कॉल्ड I, दिस इज कॉल्ड A. सवाल आपके सामने. खरी. I बराबर कितना है? अरे बोलो ना. I बराबर 2A दिया होगा. ओके. म्यू आपको चाहिए. I is equal to 2A. What is the value of R1? It is not a I by 2. हाँ, I A भी लिख सकते हो ना. R1 बराबर A. Because what is the value of R2? 0. तो पहली चीज़ तो मिल गई कि A बराबर क्या मिला अपने को? R1. सही है. और सवाल में दिया है I is equal to 2A. तो what is the value of A? I by 2. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि R1 बराबर क्या लिख सकता हूँ? I by 2. ये हमें यहाँ से मिल गया. सही है. या मुझे R1 मिल गया, मुझे I पता है, मुझे यहाँ 1 पता है. यहाँ क्या मालूम चाहिए? म्यू क्या लगा दूँ? इसमें लगाइए. लगाइए बेटा. 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R नहीं I by 2.
देखो एक मैथमेटिक्स का कहानी है। अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, लाइक शाहरुख खान इज इक्वल टू अमिताभ बच्चन, ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? शाहरुख खान इज इक्वल टू अमिताभ बच्चन प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमिताभ बच्चन? शाहरुख खान -2। दोनों तरफ क्या चाहिए? या तो दोनों तरफ शाहरुख खान लेके आओ या दोनों तरफ अमिताभ बच्चन। और एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या है? I/2 का एंगल है, दूसरी तरफ क्या है? I है। एक तरफ I काट नहीं सकते ना, और मैं कितने वैल्यू चाहिए? वो साइन वाइन में वो तो एक नंबर होगा। कुछ ऐसा करो कि इधर भी I/2 क्रिएट हो। टिग्नोमेट्री याद है फार्मूला, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। और अगर I इज इक्वल टू 2 थीटा मान लो, ऐसे ही अज्यूम करते हैं। इफ़ I इज इक्वल टू 2 थीटा, चेक करो, 2 sin I/2 cos I/2 लिख सकते हैं कि नहीं? सो I इज बिहेव एज 2 थीटा। अरे बोलो ना, तो ये क्या बना? 2 sin आधा होना चाहिए, I/2 cos इज इक्वल टू म्यू साइन I। कैंसिल हो गया क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 2 cos I/2। सही है? ये तो आया बेटा, छाप डालो। और I बराबर कितना था? 2a। प्लेस कर दो, 2 cos 2a/2। 2 से 2 क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू? 2 cos। ये सवाल भी किसका था? नीट का। देखिए 2 cos है। तो हमें एक बात तो मिल गया कि सारा ऑप्टिक्स में प्रिज्म जब पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तो इजी है, लेकिन सवाल कहाँ फंस जाएगा? टेक्नोमेट्री पे जाके रुक जाएगा। फार्मूले आसान है, कॉन्सेप्ट इजी है, बस टेक्नोमेट्री पे जाके रुक जाएगा। तो थोड़ा सा क्या कर लो, हाँ ऐसे सवाल बहुत रेयर आते हैं, बहुत अब 20 सालों के पेपर में 2 या 3 बार आया वो है ना। तो हाँ इतनी भी हिम्मत है कि यार ठीक है, टेक्नोमेट्री के 20 फार्मूले रटने से बेहतर एक सवाल क्या कर देंगे, आ गया, किस्मत बेकार रही तो चलो माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाए। तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छी स्पिरिट है तुम लोगों की, सिलेक्शन की तरफ चल रहे हो। जब बच्चा ये कहना सीख जाए कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तब समझ लो कि वो किस रास्ते पे है। और जब तक ये कहता नहीं नहीं मेरे को क्या करना है, सब पढ़ना है, कुछ छोड़ूंगा नहीं, तो साला सिलेक्शन से बहुत क्या है, बहुत दूर है, अंधेरे में है। उसको जागृत करो, उसको रोशनी दो, चिराग दो उसको। उसे मुजीब अहमद का चिराग ले जाके दो ताकि रोशनी हो सके। नहीं भाई, जो सच है वो सच है। देखो मैं शाम वालों को भी पढ़ाता हूँ, वो भी अंधेरे में है, जबकि उनके नंबर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, वो पढ़े हुए हैं, उनको सिलेबस मालूम है, उनको नीड भी पता है, वो 600 प्लस है। ऐसे 12 बच्चे 13 बच्चे हैं जो 600 प्लस बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में हैं। उनका भी एक ही मोटो है, क्या? सब पढ़ डालो। और जोश से बोल बेटा, वाह, सब पढ़ डालो। तो उनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, अरे पागल है क्या, मैं सब पढ़ाऊँगा, मैं और सब पढ़ा दूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। चल कर लेंगे ना, ठीक। तो कभी कभी इस प्रोफाइल पे भी सवाल आते हैं, प्रिज्म का ही सवाल होगा, सेकंड सरफेस से रिट्रेस कर देगा तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो A बराबर क्या मिलेगा, R1। ये हर सवाल के लिए फिक्स हो गया। अब क्या लगा देना, स्नेल्स म्यू देंगे तो I पूछ लेंगे, I देंगे तो म्यू। कभी कभी किसका यूज़ करेंगे, टेक्नोमेट्री का। अरे वो मैंने करा दिया यार, ठीक है ना। ऐसे सवाल कई बार लगाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए थिन प्रिज्म, हेडिंग डालिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज थिन प्रिज्म। प्रिज्म एंगल इज लेस देन 5 डिग्री। देखो हमेशा दो तरह के सवाल नीट में हैं, एक प्रिज्म का सवाल है, दूसरा थिन। ये एक अलग टॉपिक है। अब ये प्रिज्म के साथ रिलेट नहीं करता, इसके फार्मूले में क्या होंगे, अपने खुद के होंगे, ये प्रिज्म के फार्मूलों पे रिलाई नहीं करता है। तो अगर कोई थिन प्रिज्म है, मतलब
प्रिज्म की थिकनेस बहुत क्या है, बोलो ना, बहुत छोटा प्रिज्म है तो प्रिज्म एंगल बहुत क्या होगा, प्रिज्म एंगल बहुत कम। अरे प्रिज्म एंगल ऐसा होगा ना, तो जितना थिन होगा, छोटा होगा, वो प्रिज्म एंगल उतना क्या होगा, पतले से मत लेना, मोटाई का मतलब नहीं। अरे यार प्रिज्म मोटा हो या पतला, प्रिज्म एंगल डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ना कि थिकनेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है वो कभी थिकनेस ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता, वो तो डायमेंशन ऑफ द, तो अगर डायमेंशंस बड़ी हैं साइज़ की, साइज़ की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एंगल, अरे रुक जाना है, जो लेंथ है प्रिज्म की अगर वो क्या है, ज़्यादा है, तो प्रिज्म एंगल क्या है, ज़्यादा। अगर मैं उसी लेंथ को क्या करता जाऊँ, L इज इक्वल टू सपोज 2 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म बहुत क्या हो गया, छोटा हो गया, तो प्रिज्म एंगल भी बहुत क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्रिज्म, थिन प्रिज्म, जब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो, लेस देन 5। अब सुनो, हम मास्टर हैं, हमने आपको एक क्राइटेरिया दिया कि जब प्रिज्म एंगल 5 डिग्री से कम हो तो क्या है, थिन प्रिज्म। कभी कभी 10 डिग्री लिख के आए, कभी कभी 15 भी लिख के आएगा, लेकिन हर बार क्या लिख के आएगा, थिन प्रिज्म लिख के आएगा। तो जब सवाल पढ़िए और सवाल में मिल जाइए एक थिन प्रिज्म बोल दिया गया है, कॉन्सेप्ट बदल दीजिए, देखिए क्या करना है आपको। अगर थिन प्रिज्म है, सपोज करो मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल ए, ये एक बेटा थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये क्या है, R1, सही है ना, अरे 90 में मत ले जा, ओके। इमरजेंट, ये क्या है, E, ये क्या है, R2, सही है। A बहुत क्या है, स्मॉल, A जितना स्मॉल होगा I भी उतना, और E भी। इसका मतलब जितने भी एंगल्स बनेंगे I, R1, R2 एंड E, इट डिपेंड ऑन द प्रिज्म के प्रिज्म एंगल क्या है। अगर प्रिज्म एंगल 60 डिग्री का है, 45 का है, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा। प्रिज्म एंगल जितना कम होता जाएगा I की वैल्यू भी उतनी कम, ठीक। हाँ, कभी ये रिलेट 3 डायमेंशन में करो कि प्रिज्म बहुत छोटी साइज का ले लो, बहुत छोटी साइज का, नॉर्मल बनेगी लेकिन साइज इतनी छोटी होगी कि उसकी वैल्यू बहुत क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, है ना। चलो, अब ये पहला और ये दूसरी, दो ही सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन है। आइए स्नेल्स लगाइए पहले सरफेस पर, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। कोई डाउट, ए इज लेस देन 5 डिग्री तो आई इज आल्सो लेस देन 5 डिग्री, ये कन्फर्म है, होगा। और अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, हाँ आप सबको मालूम है, साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा। जहाँ जहाँ साइनें हटा दो, क्या मिला यहाँ से, आई इज इक्वल टू म्यू आर, सही है। दूसरी सरफेस पे आई, म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, तो म्यू आर टू इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेविएशन, आई प्लस ई माइनस, फार्मूला यही लगा दो। आप जब लगा देंगे तो डेविएशन का आपको एक नया फार्मूला मिलेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। आपको ये याद रखना है, थिन प्रिज्म में जो डेविएशन होता है ना तो वो आई प्लस ई माइनस ए होता है, ना तो वो 2i माइनस ए होता है, वो क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये डेविएशन है किसका, थिन प्रिज्म। छापिए, बस ये एक सवाल है, डेविएशन इन थिन प्रिज्म म्यू माइनस 1 इंटू, लिखिए। नहीं एक्चुअली पढ़ाया नहीं था तो दिया भी नहीं था, पढ़ाया होता तो दे देता। बहुत कम चांसेस होते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं, है ना। यहाँ पे म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ना, और ए क्या है, प्रिज्म एंगल। अरे क्लियर हो गया बेटा,
बट इज ईजी, एक ही फार्मूले पे बेस्ड है, मीन -1 इंटू ए, है ना। लेकिन ये ज़रूर जान लो कब कहाँ लगाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़ कैसे कर। तो ये फार्मूला तभी आप यूज़ करेंगे जब सवाल में लिखा हो थिन प्रिज्म, ना लिखा हो तो यूज़ भी नहीं करना। ये इसलिए पढ़ा जाता है कि आगे के 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, थिन प्रिज्म पे, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी होता है। तो हाँ, मैं कह रहा था शाम वालों को भी लाइट अप करना पड़ रहा है, और वो बेचारे 4-5 साल से ना एक एक काम करके वो उनको लगता है यार वो छोड़ूं कैसे मैंने हमेशा एनसीईआरटी की क्या पढ़ी, लाइन टू लाइन। अब हमको सर जी बोल रहे हैं कि नहीं अब तुम पेज वाइज स्क्रीन करो सवालों को, ना कि लाइन टू लाइन। तो उनके लिए भी बहुत क्या है, टफ पड़ता है, मानना बहुत उनको मुश्किल पड़ता है। बट मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ साले, मानना तो पड़ेगा, नीट क्रैक करना है तो। या तो 12 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, या और ये भी नहीं गारंटी होगी कि पता नहीं सिलेक्ट हो, या तो 6-7 घंटे पढ़िए और गारंटी के साथ पढ़िए कि क्या हो जाएंगे, डिपेंड्स ऑन। या महीने डबल कर दो, कुछ लोग ट्रिपल भी करते हैं। अब पागल हैं, 16-16 घंटे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि उस माध्यम से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस माध्यम में होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं। और मेहनत बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 4 घंटे तुम बैठ नहीं सकते कुर्सी पे, 16 घंटे कैसे पढ़ोगे। कभी चेक करो 16 घंटे पढ़ के कैसा महसूस होता है। चक्कर आएंगे, 2 बातें होंगी, चक्कर आएगा, वोमिटिंग आएगी। ये 16 घंटा पूरा करने के लिए रात को भी क्या करना होगा, 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। तो जब सुबह आप उठोगे तो आपको चक्कर, वोमिटिंग, ये सब महसूस होगा, नाज़िया फीलिंग होगी आपको। मेरा एक दोस्त था, वो आज डॉक्टर है, कंप्लीट हो गया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। मैंने कहा जाओ। मेरी आदत हमेशा थी रात को पढ़ने की, हमेशा, है ना। नहीं, रात का माहौल देखो ना, जो स्टडी होती है ना वो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। जैसे कोई महान कहे कि नहीं 6 बजे उठो, 8 बजे कोचिंग जाओ, फिर यहाँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। रूटीन किसी की रूटीन कोई फॉलो नहीं करता। हमारा ब्रेन कैसे काम, अगर मेरा ब्रेन रात को पढ़ के अच्छा चीज़ों को याद कर सकता है तो रात को पढ़, सुबह कर सकता है तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट है कि वो कब पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे जो दिन में ही पढ़ते हैं रात में, और बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ रात में पढ़ते हैं वो कभी, तो मैं उनमें से था। मैंने कभी दिन में स्टडी नहीं की, मैंने हमेशा, तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई पढ़ें, फिर रात में आओ। वो आ गया। 10 बजे से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, जब सुबह 6:30 बज गए तो उनको क्या लगता है मैंने कैसे पढ़ाई की। ऐसे तभी यहाँ खड़ा हूँ 2 घंटा पढ़ के। जब 6:30 बज गया तो उसने कहा बस अब नहीं। हमने कहा ठीक है, चलो मुँह हाथ धुलो, चलो चाय पीने चलते हैं। वो मुँह धुला, मेरे साथ बाहर निकला चाय पीने। आधे रास्ते पहुँचे, कहा नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे क्या आ रहे हैं, और वो मुझे उल्टी आ रही है, मुझे घर जाना है रूम। ने कहा जाओ। दिन में सारी दुनिया जागती थी, मैं कोचिंग जाता, कोचिंग से आता तो मैं 4-5 घंटे सोता था। दिन में ही मैं 4 घंटे कम से कम सोता था, क्योंकि मेरी आदत हमेशा। और रात में ऐसा भी नहीं कि मैंने मोबाइल यूज़ किया। उस ज़माने में तो मोबाइल इतनी नेट फ्री नहीं होते थे ना। आदमी 1 GB 300 रुपये का मिलता था, तो आप यूट्यूब नहीं देख सकते, क्योंकि आप 1 घंटा भी यूट्यूब देखते तो 1 GB, और इतनी फ्रीक्वेंटली वो था भी नहीं। क्या, अरे मोबाइल नहीं थे ना, वो नॉर्मल मोबाइल होते। तो मैंने सारी रात स्टडी की है, और बिना किसी को बताया मैंने स्टडी की। कभी कोई जान ही नहीं पाया कि मैंने कितनी पढ़ाई की। उस पढ़ाई का क्या निकाला मैंने, क्या कुछ लेकर सुबह सोया हूँ, कोई नहीं जान पाता। बस पढ़ो, जब अच्छा लगे तब पढ़ो। तो मेरा एक काम था, जब मुझे अच्छा लगता कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टाइम क्या है। अगर मेरा मन है कि मुझे स्टडी करनी है तो बस करो, चाहे वो रात के कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। और अगर मन नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए,
पढ़ाई भी ज़बरदस्ती बैठ के क्या मिलेगा। सपोज करो कि आपका मन नहीं है और आप ज़बरदस्ती बस दिखाने के लिए आप कुर्सी पे 2 घंटे बैठे हो, क्या मिला 2 घंटे बाद? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो जब मन लगता है ना तो 1 घंटा पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती, और मन नहीं लगेगा तो सारा दिन पढ़ के भी ज़बरदस्ती ऐसे देखोगे, कभी छत देखने लगोगे, कभी अपने अपने नाखूनों को देखोगे, फिर मोबाइल उठा के ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर लोगे, फिर रख के फिर थोड़ी देर इसको देखोगे, फिर गहरी सांस लगोगे, नहीं गाना लगा देता हूँ, तो कान में गाना ठूंस लोगे। तो ऐसे स्टडी से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भले 1 घंटा पढ़िए 24 घंटे में, लेकिन मन लगा के पढ़िए कि 1 घंटे के बाद जब आप उठें तो लगे कि हाँ 2-4 सवाल आपको, या बायो की 2-4 लाइन याद हो गई, या फिजिक्स का कोई एक टॉपिक आपको याद हो गया, कोई फार्मूले याद हो गए, तब आपका काम बने। सिर्फ किताबें रख करके और दिमाग गायब करके और बस इधर देखो उधर देखो फिर बुक को देखो, ये काम नहीं करेगा। आप बच्चे नहीं हो। हम बचपन में माँ बाप को दिखाने के लिए किताबें ले करके ज़बरदस्ती बैठे रहते थे, 1 घंटा हो जाता, किताब कॉपी क्या करते, बंद। अम्मा को लगता है लड़का पढ़ के उड़ गया, लेकिन हमें पता है हम तो बस 1 घंटा क्या कर रहे थे, काट रहे थे, किसी तरह कट जाए और हम छूटे, हमारी जान छूटे। समझ में आ गया? तो मिनिमम डेविएशन, थिन प्रिज्म का एक ही फार्मूला है, डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, कुछ लोगों को शक हो रहा होगा आया कहाँ से, आई बराबर ये पुट कर देना, ई बराबर ये पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, म्यू माइनस 1 इंटू ए आ जाए। सही है ना? चलिए, ये काम पूरा हो गया। अब मैं आपको कुछ बातें दिखा देता हूँ प्रिज्म के रिस्पेक्ट में, आप देख लीजिए कि प्रिज्म कैसे सॉल्व होगा। पहला फार्मूला डेविएशन का, और ये नॉर्मल फार्मूला है प्रिज्म का, बोलो आई प्लस ई माइनस, और मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2i माइनस ए, और डेविएशन इन थिन प्रिज्म म्यू माइनस 1 इंटू। तो डेविएशन कितने तरह के हैं? 3 तरह के। पहला नॉर्मल डेविएशन, दूसरा मिनिमम डेविएशन, और तीसरा, तो जब आप कोई सवाल पढ़ लीजिए तो पहले देख लीजिए वो सवाल किस चीज़ का। नॉर्मल सवाल है जिसमें कि मिनिमम डेविएशन नहीं है, आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? पहले आप प्रिज्म का सवाल पढ़िए, आपको लगे कि कंडीशन मिली है आई बराबर ई, या इनसाइड द रे जो है वो बेस के क्या हो गई है, पैरेलल, तो आप फिर क्या लिखेंगे, डेल मिन बराबर 2i, और अगर थिन प्रिज्म बोल दे तो म्यू माइनस 1 इंटू। तो तीनों डेविएशन है, लेकिन तीनों कहाँ यूज़ करेंगे आप? अलग अलग जगह। नॉर्मल सवाल ऊपर वाला फार्मूला, मिनिमम डेविएशन बीच वाला फार्मूला, और थिन प्रिज्म के लिए पीछे। याद कर लेंगे तो नोट लगा के लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि तीनों फार्मूले डेविएशन के हैं, और तीनों अलग अलग जगह क्या करने होंगे आपको, यूज़ करने। चल, ये काम हमारा पूरा हो गया। इसमें कोई सवाल नहीं है, ना नीट ने कोई सवाल पूछा। सवाल बनाएगा तो क्या बनाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, प्रिज्म एंगल दे देगा, क्या पूछ लेगा, डेविएशन। चलो एक सवाल एग्जांपल के लिए लिख भी लेते हैं। प्रिज्म एंगल ऑफ थिन प्रिज्म, प्रिज्म एंगल ऑफ थिन प्रिज्म इज 10 डिग्री। अब देखो उसने सवाल में कितना दे दिया, तो आप ये मत सोचना गुरुजी ने तो खाली लेस देन 5 के लिए बोला था, 10 दे दिया। उसने क्या यूज़ कर लिया, उसने यूज़ कर लिया, आपको अप्लाई करना पड़ जाए। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, हाँ सवाल है बेटा, इज √2, फाइंड डेविएशन, फाइंड डेविएशन। ऐसे छोटे से सवाल बना, फाइंड डेविएशन। 4.1 आएगा बेटा, सही है ना? तो 4.1 का डेविएशन होगा। फार्मूला क्या यूज़ करोगे, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, म्यू की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 1, ए कितना है बेटा, 10 डिग्री, √2 की वैल्यू 1.41 माइनस 1 इंटू 10 डिग्री, क्या 0.41 इंटू 10, सही है ना? कितना आ गया, 4.1 डिग्री, 4.1 डिग्री।
कर लेंगे? ठीक, इजी सवाल है, आप एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट हो प्रिज्म में आप आके पूछना। प्रिज्म क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ ठीक है बेटा, मैं रुक गया। चलिए तो ये बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स में कि जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं ना, उसका यूज़ कहाँ करना है, किस टॉपिक के लिए करना है, ये बहुत, तीनों ही डेविएशन है। बच्चे को ज़्यादातर क्या याद रह जाता है, इनमें से कोई एक फार्मूला रट लेगा। अब हर सवाल के लिए क्या करता रहता है वो एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहा होता है। इससे सवाल क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस ऐसे देते हैं वो कि आप जैसे यूज़ करोगे फार्मूला आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। भाई मान लो मैंने इस सवाल में इसका सवाल दिया, मैंने किसका सवाल दिया, ऐसे सवाल बनता है। मान लो मैंने सब फिर प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन पूछा, मैंने तीनों के आंसर्स कैलकुलेट किए, ऑप्शन में मैंने तीनों ही दे दी। आप पहला यूज़ करोगे तब भी, तीसरा यूज़ करोगे ऑप्शन तब भी मिल जाएगा। और हमको एग्ज़ाम में बैठ के लगता है अगर ऑप्शन मिल गया, अरे फिर तो सोचना ही नहीं है, फिर यही क्या है, यही सही। ऐसे भी 2-4 सवाल क्या हो जाते हैं गलत, कि आपने गलत फार्मूला अप्लाई कर लिया, आपका कैलकुलेशन आपने गलत कर ली। 15 अट्ठे 49 96 क्या है, 15 अट्ठे 120 होता है। आप गलती से 15 अट्ठे 96 लिख दोगे, कैलकुलेट कर लोगे। पहाड़ा भी क्या होना चाहिए, याद है 19 पंचे, कितने लोगों को याद है 19 50 कितना होता है? 85। अरे ठीक, मुझे कौन सा है 19 सत्ता। आंसर मत बताओ, अपने दिल से पूछो बे याद है, तो याद करो। मैं अगर 19 सत्ता पूछा गया है तो मैं 95 में 38 जोड़ देता हूँ। अरे भाई 19 50 95 होता है ना। अब 7 बोला है तो 19 गुना 38, तो 95 में 38 क्या कर दूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ अगर मुझे क्या नहीं है पार। और अगर 8 के आगे चल रहा है 18 अट्ठे, तो मैं क्या करता हूँ फिर 180 में से 36 क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अरे ये भी तो तरीका है ना। थैंक यू बेटा, लोग हंस रहे, एप्रिशिएट करना चाहिए। देखो 5 से कम जोड़ दो, और 7 8 9 पर है तो वो 18 दहम में 180। अब बोल रहा है 18 सत्ते कितना, तो 180 में से 18 54 क्या कर दो, टक्का से आंसर आएगा। बताओ 180 माइनस 54, 124 मिल गया। 18 सत्ते, तो याद नहीं है तब भी काम, अरे ऐसे ही मैं ऐसे ही चलाता हूँ। 126 जितना भी। अब मैं साला इतना बड़ा हो गया, मैं पहाड़ा रहा हूँ 30 साल की उम्र में, तो मैं ऐसे जुगाड़ करता हूँ। तुम्हारे ऊपर है, कर सकते हो तो कर। आई क्या पढ़ना है आगे यार? अरे नहीं अभी बहुत कुछ है। डिस्पर्शन लिखिए, डिस्पर्शन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए, अरे वो जो टेस्ट पेपर बना था ना, शाम वालों का और सुबह वालों का एक ही था, दोनों में ऑप्टिक्स कॉमन थे, तो मेरा फोकस शाम वालों को ले करके मैंने बनाया था। तो मैंने ये सोचा था जो तुम्हें नहीं पढ़ाया है तुम उसको छोड़ देना। अरे तुम्हें नंबर से थोड़ी मतलब है, टेस्ट नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। -10 है मेरे को कोई दिक्कत, मेरे को तो बस ये मतलब है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं क्या करूँ, अटेक, बस इसलिए मैंने। ठीक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आई। बस अब शांत हो जाइए और 10 मिनट आराम से पढ़ लीजिए। ये एक लाइट है, मान लो बेटा कौन सी लाइट आ रही है, वाइट। वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7। विद गिव, सही है। आगे बढ़ने पर वेवलेंथ क्या होती है, और लेमडा इन्वर्सली 1/, क्या होता है, पढ़ा है ना हमने। जिस लाइट का लेमडा ज़्यादा उसका म्यू
जिसका म्यू कम, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा। बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा वो उतना सही है ना। अरे नहीं समझ में, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल सही। अच्छा हाँ, ये किन स्प्रिंग्स के लिए हम पढ़ रहे हैं ये ज़रूर समझ लेना, सारे के कॉन्सेप्ट आपके थिन फिल्म्स के। आइए डेविएशन पकड़ते हैं। डेविएशन बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। हमें पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो अगर मैं रेड के लिए डेविएशन निकालना चाहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका यूज़ करूँगा, रेड कलर का, -1 इंटू ए। कोई डाउट तो नहीं है। ये म्यू आर किसका है, रेड का क्या, ये रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, प्रिज्म का। कुछ लोग कहते हैं ये रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कलर का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का होता है। हमें ये पढ़ाया गया है कि सर मीडियम क्या करता है ना, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा होता है। अगर किसी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो जो मीडियम अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको ऑफर करेगा उसकी वैल्यू क्या रखेगा, और जिस लाइट के लिए लेमडा कम होगा उसके लिए ऑफर क्या रहेगा, ज़्यादा। ठीक है ना। आइए वॉलेट के लिए क्या लिखोगे, म्यू वी -1 इंटू ए। मेरे को लगता है बाय द कॉन्सेप्ट म्यू आर इज लेस देन म्यू वी बिकॉज लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो रेड का कम, वायलेट का, रेड का कम तो रेड का डेविएशन भी कम, सही है। वायलेट का ज़्यादा तो वायलेट का डेविएशन भी ज़्यादा। आइए, क्या रेज ऐसे जा रही थी, अरे बोलो ना, वॉलेट कैसे जाएगा। आई थिंक वॉलेट का डेविएशन सबसे, बोलो बेटा, सबसे नीचे होगा ना। पेन में वॉलेट लेते, ये वॉलेट है क्या, चल जाएगा। ये कौन हो गया, और ये क्या है बेटा, क्या ऐसे चलेंगे, अरे बोलो ना। अब चेक करो, ये दोनों कलर इस तरह से डिफ्रैक्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड लेमडा आर एंड दिस इज कॉल्ड लेमडा वी, सही है। सातों कलर्स, बाकी जो कलर्स बचे वो इन्हीं के बीच में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स, बिखर जाएंगे। बिखरने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स। तो जब लाइट किसी प्रिज्म में एंटर करती है तो सातों कलर्स आपस में अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मीडियम है सबके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर कर रहा है, तो सबके लिए डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए सातों कलर्स अलग हो जाते हैं। दूसरा समझाने का तरीका क्या होता है, देखो हमें पता है V बराबर क्या होता है, C बाई म्यू। मीडियम में जिस लाइट के लिए म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी। इसका मतलब जो वॉलेट होता है उसका म्यू क्या होता है, बोलो, वॉलेट का म्यू ज़्यादा होता है, तो म्यू ज़्यादा है तो वॉलेट की स्पीड क्या होगी, कम। और रेड का म्यू क्या होता है, बोलो, कम होता है, तो स्पीड क्या होगी। तो अलग अलग स्पीड के कारण भी ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। अब देखो एक एंगल बन रहा होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। क्या दिख रहा है, थीटा मैंने किसको माना है, थीटा वो एंगल है जिसमें सातों कलर्स क्या हो गए, बिखर गए, सही है ना। थीटा इज द एंगल जहाँ पर सातों कलर्स क्या हो गए, सातों कलर बिखर गए। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वॉलेट के डेविएशन में से मुझे किसका डेविएशन घटा देना चाहिए, म्यू डेल्टा V माइनस डेल आर इज इक्वल टू थीटा। तो पहला टर्म जो हमें मिलता है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। समझ में आ गया, तो ड्राइव करेंगे, पहले छापिए इसको, साफ साफ फिगर बनाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे।
तो ग्लास के अंदर एंट्री करते ही लाइट के सातों कलर्स का बिखर जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी के लिए एंगल ऑफ आर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल अलग अलग होगा। वॉलेट के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, सबसे कम, और रेड के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए आर कम होगा। टर्म कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो एक टर्म बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अच्छा, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें नीट्स में बहुत रेयर है कि क्वेश्चन आए। 10 सालों में एक भी सवाल यहाँ से नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या, बहुत फ्रिक्वेंटली कहाँ सवाल मिलेंगे आपको। आप जब फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो आपको टेस्ट में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक में है, ऑप्टिक्स से बनाना होता है उनको क्वेश्चंस, तो बना के वो देंगे। तो टेस्ट के लिए पढ़ना है तो पढ़ लो। नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो पूरा क्या कर सकते हो, हाँ, इतनी आसानी तो मिल रही है कि पूरा छोड़ दो। बहुत रेयर है कि क्वेश्चन, क्योंकि 10 सवालों में एक बार भी सवाल पूछा नहीं। जैसे मुझे पढ़ना होता नीट के लिए तो मैं इस टॉपिक को क्या कर देता, छोड़ देता, है ना। ये मान के कि नीट में 10 सालों में नहीं आया है तो नहीं आएगा। तो आप फिजिक्स में ढूंढो ना कि 10 सालों में कहाँ कहाँ सवाल आया, तो मुश्किल से 100-150 टॉपिक निकल गए हैं। तैयारी समझ लो, बस वो पढ़ रहा हूँ, 100-150 टॉपिक पढ़ रहा हूँ। किस चैप्टर का इससे मतलब नहीं, वो टॉपिक कहाँ है इससे मतलब। पढ़ लो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट देखे देखो। क्योंकि कितना भी कोचिंग कहीं की भी हो, टीचर कहीं का भी हो, समझदार अगर होगा तो 90% क्वेश्चंस कहाँ से लेगा, फ्रॉम द PYQ टॉपिक्स। ये तरीका है पेपर बनाने का। 90%, तो हर पेपर में 600 से ज़्यादा, लगभग 660-670 नंबर आएंगे PYQ के बेसिस पे। समझ पा रहे हो तुम मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये कोई टीचर तुमको कभी नहीं समझाएगा। टीचर का तो एक काम होता है, आएगा सिलेबस पढ़ाएगा, चला, वो ये भी नहीं बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप पूछोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, बोलेगा सब कुछ क्या है, पढ़ लो, कुछ भी आ सकता है। वो इसके, अरे मैंने पूछा है ना, मेरे मास्टर ने भी क्या बोला, बेटा पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ जाए। तो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते उससे ना कि नहीं गुरुजी आज तक तो यहाँ से नहीं आए। मास्टर है, उसके पास दिमाग तुमसे क्या है। हाँ, वो यही बोलेगा, अरे पीछे नहीं है तो आगे आने के क्या हैं। हम उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं आया तो जितनी बार आया है उतनी बार आएगा। तो अपना नारा कुछ अलग। आइए एक एक टर्म अब इसी सवाल से ड्राइव करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। दिस इज कॉल्ड थीटा। समझ लो डिस्पर्सन एंगल किसको बोल रहे हैं, वो जो सातों कलर्स हैं जितने एंगल पर बिखर गए हैं उन्हीं को क्या बोला गया, उसी को। ओके, तो थीटा इक्वल टू हमें इस फिगर से क्या मिल रहा है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। सॉल्व कर लेना, म्यू V माइनस म्यू R इंटू, याद होना चाहिए डायरेक्टली। अरे यार ये रखोगे ना, यहाँ क्या रखोगे, म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व कर लेना, ए कॉमन हो जाएगा, म्यू V माइनस क्या बचेगा R, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व कर दूँ, नहीं ठीक है यार,
कुछ लोग ऐसे घूरते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने आई। डेल्टा वी कितना है बेटा? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर कितना है? ओके, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए आई, म्यू वी माइनस 1, सही है ना? या मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या बचेगा? म्यू वी ए माइनस ए इज इक्वल, सॉरी माइनस म्यू आर ए प्लस 1, सही है ना? प्लस ए, तो यहाँ से क्या बचा अपने को? माइनस ए से उड़ गया, तो यहाँ म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए, कॉमन क्या हो जाएगा? ए, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, दिस इज कॉल्ड थीटा। जहाँ पे म्यू वी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर। क्या मैंने सही लिखा है? शायद नहीं, ये वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, मीडियम का वॉयलेट कलर के लिए क्या है? तो मैं क्या लिखना चाहूँगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर ऑफर्ड बाय मीडियम, सही है? ऐसा ही आर, ये क्या होगा? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर ऑफर बाय मीडियम किसका? प्रिज्म का, सही है ना बेटा? ओके, लिख। ये पहला सवाल आपको याद होना चाहिए, डिस्पर्सिव एंगल इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। हम आपको अलग अलग म्यू वी दे देंगे और म्यू आर दे देंगे, प्रिज्म एंगल दे देंगे, क्या निकालेंगे आप? थीटा। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके लिए है? सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए है, इसका ध्यान रखिए। नॉर्मल प्रिज्म से भी डिस्पर्शन होता है, लेकिन ये फार्मूले जो बनाए गए हैं ये किसके लिए बनाए गए हैं? सिर्फ क्योंकि हमने किसका यूज़ किया डेविएशन में? म्यू माइनस 1 इंटू ए का। तो जब आप इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हो? थिन प्रिज्म। डेविएशन तो कोई भी प्रिज्म करेगा डिस्पर्शन, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है कोर्स में वो किसके लिए है? सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए है, तभी फार्मूले आपको ऐसे मिलते दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन। दूसरा क्या है इसमें? हाँ लिख लो उसके बाद। द सेकेंड इज मीन डेविएशन। डेल्टा मीन डेविएशन क्यों बोला गया टर्म का? इसका कारण है, आप देखो ना, सातों कलर्स का डेविएशंस क्या है? अलग अलग है। तो मैंने कहा फिर एक क्या निकाल के दो मुझे? एवरेज डेविएशन दे दो, सातों कलर्स का एवरेज निकाल के। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए, आपको मीन डेविएशन निकालना है तो दो एक्सट्रीम कलर्स ले लो, वॉयलेट का डेविएशन ले लो और रेड का, जोड़ करके कितने से डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, आपको मीन मिल जाए। ये है फॉर्मूला, डेल्ट वी प्लस डेल आर बाई 2, सही है? अब यहाँ पे फार्मूले पे वैल्यूज़ रख लो डेल वी डेल आर की और सॉल्व करो तो आपको चकाचक एक फार्मूला फिर मिल जाएगा। आइए रख लेते हैं, डेल मीन इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लेना, आपको ये मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू म्यू वाई क्या होगा? येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस कलर आल्सो कॉल्ड मीन कलर, दिस कलर इज आल्सो कॉल्ड मीन कलर। अच्छा, हाँ, इस येलो को मीन कलर कहा जाता है विब्ग्योर में। एक मिनट माफ़ करना, फार्मूला गलत बना है, ये तो डिस्पर्सिव पावर है, आप सॉल्व करना, ये फार्मूला बनेगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू क्या बनेगा? मीन डेविएशन है तो कौन सा कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ कर लो? मीन का। अब म्यू वाई क्या होता है इसको देखो, म्यू वाई बराबर होगा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2।
आप जब इसको पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फार्मूला मिलेगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है म्यू वाई माइनस 1 इंटू है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू वाई, क्या लिखोगे? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। सही है, फार्मूला ज़्यादा है, अभी मैं सिखाता हूँ कैसे याद करेंगे। तो मीन डेविएशन है तो मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे याद कर लो। तो हम कभी सवाल में ना आपको मीन कलर का रिफ्रैक्टिव नहीं देंगे, हम हमेशा किसका देंगे? वॉयलेट का और रेड का। तो वॉयलेट रेड से पहले क्या निकालोगे? म्यू वाई, फिर म्यू वाई पुट करके क्या निकालोगे? मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सिव एंगल क्या है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड मीन डेविएशन है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, जहाँ पे म्यू वाई इक्वल टू क्या होगा? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो हम आपसे कहेंगे कि प्रिज्म का मीन डेविएशन बताइए, आपको रेड और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे। आप पहले वहाँ से क्या निकालेंगे? म्यू वाई, फिर म्यू वाई की वैल्यू पुट करके आप क्या निकालेंगे? मीन डेविएशन। कैसे याद करना है? रेड कलर का डेविएशन है तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट का है तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन क्या है तो मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मीन कलर कौन कहलाता है? येलो इज कॉल्ड मीन कलर इन विबग्योर। सही है ना? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कभी आपको नहीं देंगे, हम आपको हमेशा क्या देंगे? वॉयलेट का और रेड का। तो पहले वॉयलेट रेड से क्या निकालोगे? म्यू वाई, फिर म्यू वाई से क्या निकालोगे? मीन डेविएशन। याद रहेगा? इसका मतलब फार्मूले में कोई चेंज नहीं डेविएशन के, म्यू माइनस 1 इंटू ए ही है, बस जो म्यू है वो किसका होगा? मीन कलर का। और विबग्योर में मीन कलर कौन कहलाता है? येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर। याद हो जाएगा? द नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, थर्ड इज dispersive power. This is called omega. Omega is equal to dispersive angle upon mean deviation. ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप किसी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर जानना चाहते हैं तो आप फार्मूला बनाएंगे थीटा अपॉन मीन डेविएशन। आइए, थीटा कितना था बेटा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू अपॉन मीन डेविएशन कितना था? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ऐसे क्या हो गया? तो क्या मिला? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। इसका मतलब थीटा जितना ज़्यादा होगा ओमेगा भी उतना क्या होगा? तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा जिस प्रिज्म का, उस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर उतनी क्या होगी? उतनी ज़्यादा रेज को क्या कर रहा है वो? बिखेर दे ना। जितना ज़्यादा बिखेर दे उतना ज़्यादा उसकी क्या है? पावर। तो थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी? पावर। ठीक है। अरे प्रिज्म डिस्पर्स कर रहा है तो ताकत डिस्पर्स करने की, जितना तेज़ी से डिस्पर्स करे मतलब जितना ज़्यादा एंगल में डिस्पर्स करे उतना ज़्यादा क्या होगा उसके डिस्पर्सिव पावर। तीनों टर्म्स याद हो जाएंगे। तीनों याद होने चाहिए, बिना याद के नहीं कर पाओगे। एंगल ऑफ डिस्पर्शन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, मीन डेविएशन म्यू वाई माइनस 1 इंटू वेयर म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, एंड डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस। सही है। हम आपको म्यू वी म्यू आर देंगे तो पहले क्या निकालोगे? म्यू वाई, जो कहाँ से कैलकुलेट होगा? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो जब भी सवाल आएगा डायरेक्ट आएगा। आपको हम प्रिज्म दे देंगे, प्रिज्म एंगल दे देंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्सन पूछ सकते हैं, मीन डेविएशन पूछ सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो ये डिपेंड करता है कैसा सवाल हमने आपसे बना के दिया। ठीक है ना? कर लोगे? ये काम क्या हो गया पूरा। तो ये पूरा एक टॉपिक है, फिर प्रिज्म में आता है कि ये तीनों टर्म्स आपको याद होने चाहिए। लेकिन अगेन फिर वही बोल रहा हूँ, ये जो हमने तैयार किया है स्लाइड, ये किसके लिए तैयार कर दिया? टेस्ट में तो सवाल आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बनाऊंगा ना तो मैं भी दे दूंगा, बट नीट में कभी सवाल नहीं पूछा। कर लेंगे? ओके। तो आज हेडिंग डाल के जाओ। क्या हेडिंग डाल के जाओगे?
बोलो। नहीं, अभी मिरर थोड़ा सा क्या है, दूर है। चलिए कल आएंगे, कल इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पीवाईक्यू देना तो आपको मैं कुछ सवाल बता दूं आज के लेक्चर से। तो आज एक काम करिएगा, प्रिज्म को क्या कर दीजिए, हाँ प्रिज्म को कंप्लीट कर दीजिए। तो आप किन किन टॉपिक्स को पीवाईक्यू से कर सकते हो, देखो रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बाई लेंसेज, लेंस के सारे सवाल, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, आज प्रिज्म के सारे सवाल आप करिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका पीवाईक्यू यही क्या हो जा रहा है, ख़त्म। हाँ एक बच रहा है, मिरर बच रहा है, तो मिरर पढ़ेंगे तो इसे, हाँ मिरर है, मिरर आता भी है ना, कभी कभी आएगा।